Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about the Sale of Goods Act 1930 और पर्टिकुलरली हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर हम बात करेंगे गुड्स की ऑनरशिप को कैसे और कब ट्रांसफर किया जाएगा। सेक्शन 6 के अकॉर्डिंगली गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर हम बात करें तो गुड्स ही सेल के कॉन्ट्रैक्ट का वस्तु विषय है। अगर गुड्स ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एप्लीकेबल ही नहीं होगा। गुड्स फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। किसी भी सेल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गुड्स का होना बहुत जरूरी है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं अंडर सेक्शन 6 और यहां पर हम गुड्स को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे। The first one is existing goods, the second future goods and the third one is contingent goods. Existing goods के केस के अंदर हम इसको फर्दर 3 सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देंगे। The first one is specific goods, the second ascertain goods and the third one is unascertain goods. अब हमें इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर ये देखना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर ऑनरशिप कब और कैसे ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। There are 3 stages in the performance of contract of sale of goods by a seller. जब कोई सेलर सेल का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके अंदर 3 स्टेजेस परफॉर्म करनी है। द फर्स्ट वन इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन द गुड्स। ये ऑनरशिप राइट्स को सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर किया जाना है। सेकेंड, द पासिंग ऑफ रिस्क। जैसे ही ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर होगी, उन गुड्स से रिलेटेड सारे रिस्क भी बायर को ट्रांसफर हो जाएंगे। द थर्ड पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स। सेलर ने बायर को गुड्स का पोजेशन भी देना है, गुड्स की डिलीवरी भी देनी है। जहां पर ये तीनों बातें हो जाएंगी, वहां पर हम ये कहेंगे कि इस सेल कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस हो गई है। The term transfer of property means the transfer of ownership of goods from the seller to the buyer so as to constitute the buyer the owner thereof. Transfer of property का मतलब है कि transfer of ownership seller के द्वारा buyer को दे दी गई है और अब buyer इन goods का owner है। The transfer of property in the goods from the seller to the buyer is the main object of contract of sale. जब कभी भी हम सेल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ही मेन ऑब्जेक्ट है। स्टूडेंट नोट कीजिएगा, डिलीवरी पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। पेमेंट पहले भी हो सकती है, पेमेंट बाद में भी हो सकती है। लेकिन गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफर होती है, यही मेन ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, कि ऑनरशिप सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर होनी चाहिए। द टर्म प्रॉपर्टी इन गुड्स मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पोजेशन ऑफ गुड्स। मैं यहां पर 2 टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रॉपर्टी इन गुड्स, द प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स द ओनरशिप ऑफ गुड्स। द सेकेंड वन इज पोजेशन ऑफ गुड्स। पोजेशन ऑफ गुड्स रेफर्स टू कस्टडी और कंट्रोल ऑफ गुड्स। गुड्स के ऊपर कब्जा किसका है, कंट्रोल किसका है, ये गुड्स किसके पास पड़ी हुई है, दैट इज द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे कि जब आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी इन गुड्स तो आप बात कर रहे हैं ऑनरशिप ऑफ द गुड्स की। जब आप बात कर रहे हैं पोजेशन ऑफ गुड्स तो ये गुड्स किसके कंट्रोल में है, किसके कब्जे में है, ये कहलाएगा पोजेशन ऑफ द गुड्स। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन द गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग पोजेशन। ये बात बहुत नॉर्मल है। हमने गुड्स की ऑनरशिप दे दी लेकिन अभी गुड्स का पोजेशन नहीं दिया। गुड्स की ऑनरशिप दे दी मीन्स गुड्स से रिलेटेड ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए, लेकिन अभी हमने बायर को उसका कब्जा, उसका कंट्रोल, उसका पोजेशन नहीं दिया। सिमिलरली देयर में भी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। ये भी बात पॉसिबल है कि हमने गुड्स का कंट्रोल दे दिया, गुड्स का कब्जा दे दिया, अब ये गुड्स बाहर के कब्जे में है, लेकिन हमने अभी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं किए। टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, किस समय पे ऑनरशिप को ट्रांसफर किया गया और इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम इसको बात करेंगे कि प्रॉपर्टी किस समय पे सेलर से बायर को ट्रांसफर हुई है।
It is important to know the precise moment of time at which the property in goods passes from the seller to the buyer. ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि किस समय पर ऑनरशिप सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफ़र हुई। ये बात जानना क्यों ज़रूरी है कि ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र हुई। इसके लिए कुछ रीजंस हैं जिनको हम आगे चल के डिटेल में स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिस्क फॉलोज ऑनरशिप, द सेकेंड वन इज एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, एंड द थर्ड वन इज इंसॉल्वेंसी ऑफ ईदर बायर और सेलर। इसके साथ एक और पॉइंट भी कनेक्टेड है जो कि मैं अभी आपके साथ 4 पॉइंट्स को आगे टेकअप करूंगा। किस समय पे ऑनरशिप ट्रांसफर हुई फ्रॉम द सेलर टू द बायर, इस बात का जानना जरूरी है बिकॉज रिस्क फॉलोज ऑनरशिप। रिस्क भी उसी का होगा जिसके पास गुड्स की ऑनरशिप है। द रूल इज रस-पेरेट डोमिनो रूल। दिस रूल मीन्स रिस्क प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी मीन्स एट द फर्स्ट इंस्टांस, देखते ही। जब हम कहते हैं देखते ही, देन दिस इज प्राइमा फेसी। रिस्क प्राइमा फेसी passes with property. रिस्क इमीडिएटली passes with the ownership. जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, गुड्स के साथ जो भी रिलेटेड रिस्क है वो भी उसी का हो जाएगा जिसकी ऑनरशिप है। जब तक गुड्स ट्रांसफर नहीं की गई तब तक सेलर रिस्क को बियर करेगा। गुड्स की क्वालिटी में गिरावट आ जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये रिस्क सेलर का है। लेकिन जैसे ही ऑनरशिप को ट्रांसफर कर दिया उसके साथ साथ रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा। अब बायर इन गुड्स का ऑनर बन चुका है तो बायर ही इस रिस्क को बियर करेगा। सो रिस्क प्राइमा फेसी पासेज विद प्रॉपर्टी। जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हुई रिस्क भी उसी के साथ बायर के पास चला जाएगा। रिस्क फॉलोज ऑनरशिप whether delivery has been made or not, whether price has been paid or not. Thus the risk of loss as a rule lies on the owner. जैसे ही ऑनरशिप ट्रांसफर हुई, ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए गए, रिस्क भी उस पर्टिकुलर गुड्स से रिलेटेड बायर का हो गया। चाहे अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई फ्रॉम द सेलर टू द बायर, चाहे बायर ने प्राइस नहीं पे किया अभी तक, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बारी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर के नाम के ऊपर आ गए तो उस केस के अंदर अब ये रिस्क बायर का हो गया। सेक्शन 26 प्रोवाइड्स दैट द गुड्स रिमेन एट द सेलर्स रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी देयर इन इज ट्रांसफर टू द बायर। जब तक ऑनरशिप राइट्स बायर को ट्रांसफर नहीं किए गए तब तक वो सेलर के रिस्क पे है। बट व्हेन द प्रॉपर्टी देयर इन इट इज ट्रांसफर टू द बायर, जब हमने ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दी, द गुड्स आर एट द बायर्स रिस्क। तब ये गुड्स बायर के रिस्क के ऊपर हैं। गुड्स के अंदर कुछ भी नुकसान होगा, डैमेज होगा, बायर ही बेयर करेगा। वेदर डिलीवरी हैज बीन मेड और नॉट, सेलर ने अभी डिलीवरी दी है या नहीं दी, इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर सेलर ने ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बायर को दे दिए हैं और गुड्स की अभी डिलीवरी नहीं दी, गुड्स के अंदर कुछ भी नुकसान होता है, डैमेज होता है, ये नुकसान या डैमेज ये बायर का रिस्क माना जाएगा। But if the delivery has been delayed through the fault of either the buyer or the seller, the goods are at the risk of the party at fault. अगर बायर ने डिलीवरी लेने से मना किया है या सेलर ने गुड्स की डिलीवरी जानबूझ के नहीं दी है, इन दैट केस द गुड्स आर एट द रिस्क ऑफ द पार्टी एट फॉल्ट। जिस पार्टी की फॉल्ट होगी रिस्क भी उसी का होगा। इन जनरल वी से रिस्क एंड प्रॉपर्टी गो टुगेदर। जिसके पास ऑनरशिप राइट्स जाएंगे रिस्क भी उसी का होगा। सेकंड पॉइंट, एक्शन अगेंस्ट थर्ड पार्टी। अगर गुड्स डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और किसी थर्ड पार्टी ने गुड्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय किया तो कौन एक्शन ले सकता है? इट इज द ऑनर ऑफ द गुड्स हु कैन टेक एक्शन व्हेन द गुड्स आर इन एनी वे डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड बाय द एक्शन ऑफ थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज ने गुड्स को डैमेज या डिस्ट्रॉय कर दिया, इट इज ओनली द ऑनर ऑफ द गुड्स हु कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम। सिर्फ ये गुड्स का ऑनर ही एक्शन ले सकता है। द थर्ड पॉइंट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर। सेलर या बायर में से कोई इंसॉल्वेंट हो गया। इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ईदर द सेलर और द बायर, द क्वेश्चन वेदर द ऑफिशियल रिसीवर can take over the goods or not, it depends on whether the property in the goods has passed from the seller to the buyer.
अगर बायर या सेलर में से कोई भी व्यक्ति इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उस केस के अंदर ऑफिशियल रिसीवर ये देखेगा कि ऑनरशिप ऑफ द गुड्स सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई। अगर तो सेलर के द्वारा बायर को ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो ऑफिशियल रिसीवर सेलर से उन गुड्स का कब्जा ले सकता है, लेकिन अगर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो ऑफिशियल रिसीवर सेलर से उन गुड्स का कब्जा नहीं ले सकता। इस पॉइंट्स को हमने सेल और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिस्टिंक्शन के अंदर बहुत डिटेल के अंदर किया है। एक और फोर्थ पॉइंट इसके साथ अटैच्ड है, मैं इस पॉइंट को आपके साथ ले रहा हूं। सूट फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, सेक्शन 55 सबसेक्शन 1। Where under a contract of sale of goods, the property in the goods has passed from the seller to the buyer. गुड्स की ऑनरशिप को सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर कर दिया गया है, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay the goods according to the terms of the contract. बायर गुड्स की पेमेंट देने से इनकार कर रहा है। The seller may sue him for the price of the goods. अगर बायर ने गुड्स की डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया लेकिन ऑनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर बायर के खिलाफ केस फाइल कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ प्राइस। नाउ द रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, रूल्स रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर। In order to understand the rules regarding transfer of property, the goods are divided into two categories. हम गुड्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स, सेकेंड कैटेगरी अनअसर्टेन एंड फ्यूचर गुड्स। मैं इन दोनों पॉइंट्स के बेस के ऊपर आगे के पूरे लेक्चर को टेक अप करूंगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स। असर्टेन मीन्स निश्चित। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पेसिफिक गुड्स क्या है। ऑल दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने शामिल होते वक्त जब गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया देन दोज गुड्स आर स्पेसिफिक गुड्स। इस केस के अंदर द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी पासिस व्हेन पार्टीज इंटेंड टू पास अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। इस केस के अंदर ऑनरशिप राइट्स तब ट्रांसफर होंगे जब पार्टीज की नियत होगी, इंटेंशन होगी उन्हें पास करने की। इट मीन्स जब सेलर की इंटेंशन बायर को ऑनरशिप पास करने की है तब ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। हम इस चीज को आगे स्टडी करेंगे। इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम सेक्शन 19 सबसेक्शन 2। पार्टीज की इंटेंशन की जानकारी हमें सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 से होगी। इसको आगे फर्दर 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। इंटेंशन का पता कैसे चले कि पार्टीज की इंटेंशन है या नहीं है, यह डिपेंड करेगा 3 चीजों के ऊपर। द फर्स्ट वन इज टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द सेकेंड इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड द थर्ड वन इज सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इन 3 चीजों के ऊपर निर्भर करेगा कि पार्टीज की इंटेंशन ऑनरशिप को ट्रांसफर करने की है या नहीं है। When intention of the parties cannot be inferred, अगर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली पार्टीज के इंटेंशन का पता नहीं चल रहा, उस केस के अंदर सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 इज एप्लीकेबल। जहां पर पार्टीज की इंटेंशन का पता नहीं चल रहा वहां पर गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, इस बात को हम 4 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देंगे। सबसे पहली चीज सेक्शन 20 के अंदर गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर हैं, गुड्स की डिलीवरी अभी की जा सकती है और उस केस के अंदर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। जैसे ही सेल के कॉन्ट्रैक्ट को किया जाएगा द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। सेकंड पॉइंट, गुड्स आर टू बी पुट ऑन डिलीवरेबल स्टेट। अभी गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लाने के लिए कुछ करना बाकी है। दिस इज सेक्शन 21। इस केस के अंदर the property is transferred when goods are put in deliverable state and the buyer has notice thereof। जिन केसेस के अंदर गुड्स को अभी डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना है उस केस के अंदर हम वो सारे काम कर देंगे जिससे कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ जाए और इसकी जानकारी बायर को जब दे दी जाएगी तो यहां पर ऑनरशिप तब ट्रांसफर मानी जाएगी। गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में ले आए,
और बायर को इसकी जानकारी दे दी, ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड। कुछ केसेस के अंदर हमें गुड्स को मेजर करना है, टेस्ट करना है, ताकि प्राइस को हम प्राप्त कर सके। दिस इज सेक्शन 22। प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड व्हेन सच एक्ट इज डन। हमने गुड्स को मेजर करना था, टेस्ट करना था, हमने ये कर लिया। जैसे ही हमने ये कर लिया, हमने बायर को बताया कि गुड्स को मेजर कर लिया गया है या टेस्ट कर लिया गया है, इमीडिएटली द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। गुड्स आर डिलीवर्ड ऑन अप्रूवल आर सेल आर रिटर्न बेसिस। हमने गुड्स को डिलीवर किया अप्रूवल बेसिस के ऊपर या सेल आर रिटर्न बेसिस के ऊपर। सेल आर रिटर्न बेसिस मींस रख लोगे तो ये सेल मानी जाएगी, नहीं तो बायर इनको वापस भी कर सकता है। इस केस के अंदर ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी, मैं इस बात को 3 पॉइंट के अंदर डिवाइड कर रहा हूं। फर्स्ट इज बायर ने अप्रूवल दे दिया, जैसे ही अप्रूवल दे दिया ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड। सेकंड, बायर ने अपनी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी, ऐसा कुछ कर दिया जिससे ये लगे कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, बायर पेयर ऑफ शूज परचेज करके जाता है एक शॉप से और ये कह के जाता है कि अगर मुझे पसंद आए तो मैं रख लूंगा, नहीं तो मैं वापस कर दूंगा। बायर ने घर जाके उन शूज को पहन लिया और पहन के वो मार्केट में घूमने चला गया। दिस इज बाय इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। बायर का एक्शन शो कर रहा है कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी। द थर्ड पॉइंट इज बाय रिटेनिंग गुड्स बियॉन्ड टाइम फिक्स्ड और रीजनेबल टाइम। बायर एक लंबे समय तक गुड्स को अपने कब्जे में रख लेता है और उसको वापस नहीं करता। एक रीजनेबल टाइम के बाद भी बायर गुड्स को वापस देने नहीं जाता, तो यहां पर माना जाएगा ऑनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। मैं इन्हीं पॉइंट्स को आपके सामने इन डिटेल टेक अप कर रहा हूं। The primary rules for ascertaining when the property in goods passes to the buyer are as follow. ये जानने के लिए कि ऑनरशिप सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई, उसके कुछ रूल्स अब मैं आपके सामने डिटेल के अंदर लूंगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज अंडर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। Where there is a contract for sale of specific or ascertain goods. Specific means वो गुड्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आइडेंटिफाई कर लिया, एग्रीड अपॉन कर लिया। असर्टेन गुड्स मीन जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हमने निश्चित कर लिया। द प्रॉपर्टी इन देम, ऑनरशिप इन दोज गुड्स passes to the buyer at the time when the parties intend to pass. इस केस के अंदर ऑनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब पार्टीज की नियत होगी। बायर और सेलर दोनों ही ऑनरशिप को ट्रांसफर करने के लिए रेडी हैं। सो स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स के अंदर जब पार्टीज की इंटेंशन होगी तो ऑनरशिप को ट्रांसफर किया जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ नोइंग द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, regard shall have been to the terms of the contract, conduct of the parties and the circumstances of the case. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इन्हीं तीनों पॉइंट को मैंने पहले भी आपके सामने बोला था। पार्टीज की इंटेंशन है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम 3 चीजें देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन क्या है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज का व्यवहार कैसा है, एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इस पर्टिकुलर केस के अंदर हालात क्या कह रहे हैं। ये तीनों चीजें डिटरमिन करेंगी कि पार्टीज की इंटेंशन है या नहीं है। सेकंड पॉइंट, सेक्शन 19 सबसेक्शन 3, वेयर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज कैन नॉट बी असर्टेन। जहां पर पार्टीज की इंटेंशन का पता नहीं चल रहा, वहां पर जो रूल्स सेक्शन 20 to 24 दिए गए हैं उनको इंप्लीमेंट कर देंगे। इट इज only when the intention of the parties as to time when the property in the goods is to pass to the buyer cannot be inferred from the contract, from the conduct or from the circumstances. जब पार्टीज की इंटेंशन का हमें पता ना चल सके कि पार्टीज कब ऑनरशिप को ट्रांसफर करना चाहती हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट से पता चल रहा है, ना पार्टीज के व्यवहार से पता चल रहा है, ना केस के हालात को देखने से पता चल रहा है, तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 कहता है इस केस के अंदर हम सेक्शन 20 to 24 को अप्लाई कर देंगे। सेक्शन 20 सेज गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे स्पेसिफिक गुड्स की। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स ऑल दोज गुड्स which are identified and agreed upon
एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था हमने गुड्स को आइडेंटिफाई उसी वक्त कर लिया, तो ये गुड्स कहलाएंगी स्पेसिफिक गुड्स। वेयर देयर इज एन अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स, द ओनरशिप इन द गुड्स passes to the buyer when the contract is made। जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ओनरशिप सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर हो जाएगी। The fact that the time of payment of price or the time of delivery of goods or both is postponed, it does not prevent, it does not stop the property in goods passing at once। इस केस के अंदर चाहे पेमेंट पहले हो या पेमेंट बाद में हो, डिलीवरी पहले हो या डिलीवरी बाद में हो, या दोनों चीजें ही बाद में होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स बायर को दिए जाएंगे, द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। इस डिलीवरेबल स्टेट का क्या मतलब है? डिलीवरेबल स्टेट मीन्स सच ए स्टेट, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी पोजीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। बायर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए जिम्मेदार है। एक ऐसी स्टेट जहां पर बायर गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए मना नहीं कर सकता। गुड्स के अंदर कुछ करने के लिए है ही नहीं, गुड्स को सिर्फ उठा के बायर को दे देना है। इट इज इन डिलीवरेबल स्टेट। आप इन गुड्स के अंदर देख रहे हैं, मार्केट के अंदर हम जाते हैं और इन चीजों को परचेस करते हैं, सेलर उठा के बायर को ये हैंड ओवर कर देता है। दीज गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, सेलर ने इनके ऊपर कुछ भी नहीं करना, सो दीज गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। सेकेंड पॉइंट, गुड्स आर टू बी पुट इन डिलीवरेबल स्टेट। गुड्स को भी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर हमने लेके आना है। सेक्शन 21 इज एप्लीकेबल। वेयर देयर इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्टूडेंट ध्यान देंगे, हम सिर्फ अभी स्पेसिफिक गुड्स की ही बात कर रहे हैं। वेयर देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, एग्रीड अपॉन है, लेकिन ये अभी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं है। सेलर हैज टू डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इनटू डिलीवरेबल स्टेट। सेलर ने अभी इसके ऊपर कुछ करना है ताकि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ जाए। द प्रॉपर्टी, द ओनरशिप ऑफ गुड्स डज नॉट पास, ओनरशिप ऑफ द गुड्स तब तक पास नहीं होगी जब तक, until such thing is done and the buyer has notice of it, जब तक सेलर उन चीजों को कर नहीं देता और बायर को इसकी जानकारी नहीं देता, तब तक गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। गुड्स के ऊपर अभी सेलर ने कुछ करना है उनको डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लाने के लिए। जब तक सेलर वो सारी बातें कर नहीं देगा और बायर को इसका नोटिस नहीं देगा, तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। मान लीजिए गुड्स को इंस्पेक्ट करना है कि गुड्स ठीक है या नहीं है, इंस्पेक्ट करने के बाद ही डिलीवर किया जाएगा। सो पहले सेलर इनको इंस्पेक्ट करेगा और इसकी जानकारी बायर को देगा, तब ही हम मानेंगे कि गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट। इन द केस ऑफ सेल ऑफ कार, पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, गुड्स को डिलीवर करने से पहले, गुड्स को ट्रांसफर करने से पहले सेलर पीडीआई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करता है और सेलर इसके अंदर बहुत सारी चीजों को चेक करता है। क्या सारे डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, क्या हमने इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर को चेक कर लिया है, क्या इसके अंदर फ्यूल इतना है कि ये पेट्रोल पंप तक चली जाए, क्या हमने इसको चेक कर लिया है, क्या हमने कार के इंजन को चेक कर लिया है, क्या कार की प्रॉपर क्लीनिंग हो चुकी है, क्या इसकी वॉशिंग हो चुकी है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही हम बोलेंगे कि ये कार डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आई है। सो स्टूडेंट, पीडीआई के केस के अंदर, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के अंदर एक सेलर बहुत सारी चीजों को चेक करता है गुड्स की डिलीवरी देने के लिए। गुड्स को तब, कार को तब डिलीवरेबल स्टेट के अंदर माना जाएगा जब ये सारी चीजों को चेक कर लिया गया। The third point, in case of specific goods, goods are to be measured or tested to ascertain the price. गुड्स को मेजर किया जाना है, तोला जाना है, वे किया जाना है, गुड्स को टेस्ट किया जाना है ताकि इनका प्राइस मिल सके। Where there is contract for the sale of specific goods in a deliverable state, गुड्स स्पेसिफिक हैं और ये डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, लेकिन सेलर ने अभी भी इनका वजन तोलना है, इनको मेजर करना है या इनकी टेस्टिंग करनी है, or do some other things, or do some other act or things
with reference to the goods for the purpose of ascertaining the price. प्राइस को प्राप्त करने के लिए अगर सेलर ने अभी कुछ और चीजों को करना है, द प्रॉपर्टी डज नॉट पास, ऑनरशिप तब तक पास नहीं होगी until जब तक such act or thing is done and the buyer has notice thereof. ऑनरशिप तब तक नहीं ट्रांसफर होगी जब तक सेलर ने वो सारे काम कर लिए और सेलर उस बात की जानकारी बायर को देता है। स्टूडेंट, मैं इस पूरी लाइन को एक ही बारी में समराइज कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की और ये डिलीवरेबल स्टेट के अंदर है, लेकिन सेलर ने अभी भी इसको तोलना है, मेजर करना है या टेस्ट करना है या कुछ और काम करने हैं ताकि प्राइस को रिकवर किया जा सके। उस केस के अंदर ऑनरशिप तब तक नहीं पास होगी जब तक कि सेलर ने ये सारे काम कर नहीं लिए और इसकी जानकारी उसने बायर को नहीं दी। तो यहां पर जब सेलर ये सारे काम कर लेगा और उसकी जानकारी देगा, इस स्पेसिफिक गुड्स को हम ये कहेंगे कि अब इसकी ऑनरशिप सेलर के द्वारा बायर को ट्रांसफर हो रही है। स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा, गुड्स आर टू बी मेजर्ड और टेस्टेड टू असर्टेन द प्राइस। हमारे पास यहां पर एक शुगर बैग है, हमने इस शुगर बैग में से 2 kg शुगर को बेचना है। तो बेचने के लिए सबसे पहले इस शुगर बैग में से शुगर निकाली जाएगी और उसको हम छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डालेंगे और डालने के बाद हमने इसको वे करना है। वे करने के बाद ये पैकेट्स के अंदर हमने डाल के इनको पैकेट्स को सील कर दिया और बायर को बता दिया कि ये तुम्हारे 2 पैकेट पड़े हैं। इसके बाद इन स्पेसिफिक गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। Now the fourth point, goods sent on approval are on sale or return basis. यहां पर सेक्शन 24 एप्लीकेबल है। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, हमने गुड्स को अप्रूवल पे भेजा है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमने सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया है। अगर तो बाहर रख लेगा तो सेल मानी जाएगी, अगर बाहर नहीं रखेगा तो वो इसको रिटर्न कर सकता है। When goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return basis, स्टूडेंट इन दोनों का मीनिंग सेम है। The property therein passes to the buyer. The ownership of goods passes to the buyer. First point, when buyer signifies his approval or acceptance to the seller, buyer ने अपना अप्रूवल दे दिया, buyer ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैंने गुड्स को रख लिया है, मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट, when he does any other act adopting the transaction, उसने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया जिससे ये प्रूव होता है कि उसने इस पर्टिकुलर चीज को अपने पास अडॉप्ट कर लिया है, रख लिया है, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। जैसा कि स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया था, एक बायर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एक शू एक शॉपकीपर से परचेज करके लाता है और ये कहता है कि अगर मेरे को पसंद आया तो मैं रख लूंगा, नहीं तो मैं रिटर्न कर दूंगा। बायर ने घर पे आके उस जूते को पहन लिया, उस शूज को पहन लिया और वो मार्केट घूमने चला गया। बायर का ये एक्ट शो करता है कि उसने अपना अप्रूवल, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। द थर्ड पॉइंट, इफ ही डज नॉट सिग्निफाई, सिग्निफाई मीन्स शो, इफ बायर डज नॉट शो हिज अप्रूवल, बायर ने अपना अप्रूवल नहीं दिया और एक्सेप्टेंस टू दी सेलर, या सेलर को एक्सेप्टेंस भी नहीं दी, बट रिटेन्स द गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन, उन गुड्स को वो अपने पास रखता है लेकिन वो रिजेक्शन का नोटिस सेलर को नहीं देता। बियॉन्ड द टाइम फिक्स फॉर द रिटर्न ऑफ द गुड्स, जब तक ये कहा गया था कि गुड्स इतने समय के अंदर रिटर्न कर दी जाए, तब तक ना तो उसने गुड्स को रिटर्न किया और ना ही गुड्स को रिटर्न करने का कोई नोटिस दिया। या जहां पर कोई समय नहीं रखा गया था, इफ नो टाइम हैज बीन फिक्स, जहां पर कोई समय नहीं रखा गया था, उसने गुड्स को अपने पास एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा रखा, उस केस के अंदर हम ये मानेंगे कि यहां पर सेल हो गई और ऑनरशिप ट्रांसफर्ड है। बायर ने गुड्स को अप्रूव करने का या एक्सेप्ट करने का कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया। बायर उन गुड्स को अपने कब्जे में रखता है उस समय से ज्यादा जो समय रखा गया था गुड्स को रिटर्न करने का। अगर कोई भी समय नहीं रखा गया रिटर्न करने का तो बायर एक रीजनेबल टाइम से ज्यादा समय तक उन गुड्स को अपने कब्जे में रखता है, तो यहां पर यह मान लिया जाएगा ownership has been transferred. Now we move on to the second category, unascertained goods or future goods. इसके अंदर सेक्शन 18
और सेक्शन 23 एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो स्टूडेंट, अनअसर्टेन गुड्स क्या है? वो गुड्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त निश्चित नहीं किया गया, दे आर अनअसर्टेन गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या है? वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैन्युफैक्चर की जाएंगी या सेलर के द्वारा प्रोक्योर की जाएंगी, दे आर दी फ्यूचर गुड्स। द रूल्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन अनअसर्टेन एंड फ्यूचर गुड्स, दे आर गिवन इन सेक्शन 18 एंड 23। इट मीन्स कि यहाँ पर हमें दो सेक्शन को साथ साथ लेके चलना है। Where there is a contract for the sale of unascertain goods, the property in the goods does not pass to the buyer until the goods are ascertained. Unascertain means अनिश्चित, जो हमने अभी निश्चित नहीं किए, जिनको हमने डिसाइड नहीं किया। जब गुड्स ऐसे हैं जिनको हमने डिसाइड नहीं किया, उन केसेस के अंदर कोई ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि वो गुड्स डिसाइड नहीं हो जाते। सो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर होगी जैसे ही हम गुड्स को डिसाइड कर देंगे, असर्टेन कर देंगे, निश्चित कर देंगे। मैं आपके सामने एक केस को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर एस राइस सेलर है, मिस्टर बी एक बायर है। बायर सेलर के पास आता है और ये देखता है कि सेलर के पास 4 स्टेट का राइस है और उसका डिफरेंट प्राइसेस दिया गया है। मध्य प्रदेश का राइस 70 रुपीज पे है, आंध्र प्रदेश का राइस 60 रुपीज पे और हिमाचल प्रदेश का राइस 50 रुपीज पर केजी, उत्तर प्रदेश का राइस 60 रुपीज पर केजी। बायर ने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि मुझे परचेज करना है। जब तक उसने डिसाइड नहीं किया तब तक ये गुड्स अनअसर्टेन गुड्स हैं। हमारे इस केस के अंदर जब तक बायर ने डिसाइड नहीं किया तब तक ये अनअसर्टेन गुड्स हैं। बायर कहता है 6000 रुपीज रख लो, मैं 100 kg लूंगा, बट मैं कौन सा लूंगा अभी मैं क्लियर नहीं हूं। बायर ने ये बात बतला दी और पेमेंट 6000 की कर दी। जब तक ये नहीं बताया कि किस स्टेट का उसे राइस परचेज करना है तब तक ये गुड्स अनअसर्टेन गुड्स हैं। बायर कुछ समय के बाद आता है और कहता है कि मुझे आंध्र प्रदेश का राइस दे दो 100 kg। अब ये अनअसर्टेन गुड्स कन्वर्ट हो गई असर्टेन के अंदर, निश्चित गुड्स के अंदर। अनअसर्टेन गुड्स या फ्यूचर गुड्स के केस के अंदर अनटिल गुड्स आर असर्टेन, जब तक हमने अनअसर्टेन गुड्स को असर्टेन नहीं कर दिया और निश्चित गुड्स को निश्चित नहीं कर दिया, तब तक ये सिर्फ एक ये एग्रीमेंट टू सेल ही रहा। असर्टेनमेंट का क्या मतलब है? It is the process by which goods answering the description are identified and set apart. Ascertainment का मतलब है एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हमने जो गुड्स को डिस्क्राइब किया था उन गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया और उनको लॉट से अलग कर दिया। जब हमने गुड्स को आइडेंटिफाई कर दिया और उनको सेपरेट कर दिया, अब ये गुड्स हमारी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली है, तो हम इसे नाम देते हैं असर्टेनमेंट। Where goods contracted to be sold are not ascertained, जिन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो अभी निश्चित नहीं है। Or where they are future goods, या ये फ्यूचर गुड्स हैं। The property, the ownership in goods does not pass to the buyer. Ownership of the goods बायर को तब तक नहीं जाएगी unless and until, जब तक कि हम गुड्स को असर्टेन निश्चित नहीं कर देते, अनकंडीशनली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट, उन गुड्स को हम बाकी के लॉट से अलग नहीं कर देते ताकि ये गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर आ जाए। ईदर बाय द सेलर विद द असेंट ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द असेंट ऑफ द सेलर। सेलर की सहमति से बायर के द्वारा, बायर की सहमति से सेलर के द्वारा, जब तक इन गुड्स को हम अलग नहीं कर देते लॉट से, ये वाली चीज अब हमने बल्क से अलग कर दी और ये बाहर के लिए रखी गई है, तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो स्टूडेंट यहां पर दो बातें नोट करेंगे। जहां पर गुड्स अनअसर्टेन या फ्यूचर गुड्स हैं, ऑनरशिप तब तक नहीं ट्रांसफर होगी जब तक उन गुड्स को बल्क से एक अलग लॉट के अंदर ना डाल दिया जाए और ये गुड्स अब डिलीवरेबल स्टेट के अंदर हैं। ये काम सेलर बायर की कॉन्सेंट से करेगा या बायर सेलर की कॉन्सेंट से करेगा। बल्क गुड्स से इन गुड्स को अलग कर देना, जब तक ये काम नहीं किया जाएगा तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे तो हमने सारी गुड्स को दो कैटेगरीज के अंदर डाल दिया,
specific are ascertain goods and unascertain and future goods। हमने स्पेसिफिक गुड्स के केस के अंदर ये कहा ऑनरशिप तब ट्रांसफर की जाएगी जब पार्टीज की इंटेंशन ट्रांसफर करने की होगी। इंटेंशन कब ट्रांसफर करने की होगी ये बात डिपेंड करेगी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के ऊपर और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर। जहां पर हमें पार्टीज की इंटेंशन का पता नहीं चल पा रहा वहां पर गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफर होगी। इस केस के अंदर हमने ये देखा कि अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर हैं तो यहाँ पर ऑनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगी। अगर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट के अंदर लाना है तो जब तक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं लाई जाती और बाहर को इसकी जानकारी नहीं दी जाती तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तीसरी बात, जब गुड्स को मेजर करना है या टेस्ट करना है ताकि बाहर से प्राइस लिया जा सके, उस केस के अंदर जब तक ये काम नहीं कर लिए जाएंगे तब तक ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। और लास्ट, जब गुड्स को बेचा गया है ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस के ऊपर, उस केस के अंदर ऑनरशिप को तब ट्रांसफर किया माना जाएगा अगर बायर अप्रूवल दे दे या बायर ने अपनी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दी मीन्स उसने कुछ ऐसा कर लिया जो एक्सेप्टेंस शो करता है, या बायर ने उन गुड्स को रिटेन किया बियॉन्ड रीजनेबल टाइम। असर्टेन गुड्स या स्पेसिफिक गुड्स के केस के अंदर ऑनरशिप इस तरह से इस टाइम पर ट्रांसफर होगी। लेकिन अनअसर्टेन गुड्स के अंदर जैसे ही गुड्स को असर्टेन कर लिया जाएगा, अप्रोप्रिएट कर दिया जाएगा, गुड्स को बल्क से अलग कर दिया जाएगा, ऑनरशिप बाहर को तब ट्रांसफर मानी जाएगी। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर से आपको चीज़ों को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।